गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप जितना नोट्स बताया था उतना लिखा होगा सबने। लिखा है कि नहीं? यस, फास्ट रिप्लाई। यस। ओके, वेरी गुड। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, okay, thank you. So this much points we have covered. Okay, any doubt in that? If no doubts are there, then we will go ahead. Okay, क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, देन उसका नेचर देखा था कैसा है, देन वैल्यू एडेड इफेक्ट दैट इज द कास्केडिंग इफेक्ट कैसा होता है वो देखा हमने, देन दोनों टैक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा हमने, देन इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, जेनेसिस पढ़ा कि किस तरह से जेनेसिस हुआ है, किस तरह से जनरेट हुआ है वो, देन नीड, क्या नीड था जीएसटी क्रिएट करने का, देन एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो पढ़ा हमने, देन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं फॉर द जीएसटी पर्पस, उसमें जो आर्टिकल्स थे मेन मेन आर्टिकल्स वो डिस्कस किए हमने, देन ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ओके, which two kind of ordinances passed for the Jammu and Kashmir. Then benefits of GST हमने पढ़ा, which was divided into three parts. Then types of taxes, whole type of taxes under the central tax and state tax, which is subsumed under the GST. Subsumed मतलब include होना, तो जो include हो गया वो पढ़ा हमने. Then nature of supply कौन सा होता है, and according to nature of supply किस तरह का, किस type का tax implement किया जाता है, that we have learned. Okay, GST is based on the consumption. Okay, then dual GST पढ़ा हमने, short note on dual GST. Then last we have learned about the features of GST. Last lecture तक हमने इतना पढ़ा था. Today we are going to learn about the GST Council कि GST Council क्या होता है. As we all know about the council, council मतलब एक तरह का क्या होता है, कमिटी की तरह एक काउंसिल बनाया जाता है, बराबर है ना. जस्ट लाइक अ कमिटी वन काउंसिल इज प्रिपेयर्ड. तो इस तरह से एक काउंसिल बनाया गया है जो कि क्या करेगा, जीएसटी को कंट्रोल में रखेगा, जीएसटी को हैंडल करेगा. तो इसके लिए काउंसिल बनाया गया है. सो फर्स्ट पॉइंट इन दैट, काउंसिल बनाया तो काउंसिल का भी अपना कुछ एक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे. क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका, दैट इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. ओके, सो जीएसटी काउंसिल में ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो 101वां बिल पास हुआ था मैंने बताया था, याद है ना, फर्स्ट 101, okay, 101st bill which was passed or amended, okay, under the act 2016 by order, okay, so that should get constitute a council to be called the GST council. तो उस बिल के पास होने के, ओके, पास होने से 60 डेज के अंदर अंदर, ओके, 60 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल बना लेना चाहिए. ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल बना रहे तो पहले उसको तो बनाना पड़ेगा ना. तो इसके लिए प्रेसिडेंट ने कितने दिनों के अंदर जीएसटी काउंसिल बना लेना चाहिए, 101वां बिल पास होने के बाद, विद इन द 60 डेज. अंडरस्टैंड, जब से वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है 101 वाला, तब से लेके 60 डेज के अंडर अंडर ये जीएसटी काउंसिल बन जाना चाहिए. अंडरस्टैंड, गॉट इट, समझ में आया. देन सेकेंड, दैट इज द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी. अगर जीएसटी बना रहे हैं तो ठीक है, तो जीएसटी के फिर काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होंगे, दैट मेंबर्स यू हैव टू स्पेसिफाई अंडर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल. विच मेंबर्स विल बी देयर, सो फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन विल बी देयर. जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वो वहां पे कौन रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा.
देन यूनियन मिनिस्टर, देखो पहले मैंने बोला यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन रहेगा। फिर बाद में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्जेस है, मतलब हर स्टेट का जो यूनियन मिनिस्टर रहेगा, ओके, हर स्टेट का जो यूनियन मिनिस्टर रहेगा इंचार्ज फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस, सो दैट मेंबर विल बी, दैट पर्सन विल बी टेकन एज अ मेंबर, तो उसको मेंबर बनाया जाएगा, करेक्ट, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको मेंबर बनाया जाएगा जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस का इंचार्ज होगा। देन थर्ड पर्सन इज द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और or any other minister which is nominated by each state government, ऐसे पर्टिकुलर ईच स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको अपने अपने स्टेट से क्या किया हुआ है, नॉमिनेट किया हुआ है, अदर मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज अ मेंबर, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये तीन मेन पर्सन्स यहाँ पे एज अ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल काम करेंगे जीएसटी। एक चेयरपर्सन जो कि कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। सेकंड मेंबर्स होंगे, कौन होगा मेंबर, दैट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जो स्टेट्स के रेवेन्यू और फाइनेंस का इंचार्ज होगा, यूनियन मिनिस्टर होगा स्टेट का, वो मेंबर बनेगा। देन थर्ड में क्या है, थर्ड में कोई भी मिनिस्टर इंचार्ज, कौन सा, कोई भी मिनिस्टर इंचार्ज विच इज नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट ने जिसको नॉमिनेट किया हुआ है, या तो वो रहेगा या फिर वो मिनिस्टर होगा जो कि इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन है, बराबर, जिसको भी गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये तीन पर्सन, तीन लोग यहाँ पे एज अ मेंबर करके काम करेंगे। देन वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शैल चूज द वन, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, चूज करेगा उन सब लोगों में से अमंग्स देमसेल्व्स, okay, as a vice chairperson of the council will be choose by the state finance minister, अंडरस्टैंड, जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, अभी हर स्टेट का अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, बराबर, स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो स्टेट वाइज जितने भी मिनिस्टर्स है उनमें से कोई भी एक वाइस चेयरपर्सन करके चूज किया जाएगा फॉर द पीरियड विच इज डिसाइड किया जाएगा कि ये टाइम बिंग पीरियड ये पर्टिकुलर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, ऐसे, ओके, सो वाइस चेयरपर्सन। देन नेक्स्ट वन दैट इज द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो फिर रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है, बराबर, सो द जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड टू द यूनियन एंड स्टेट्स, क्या करेंगे, यूनियन और स्टेट्स को रिकमेंड करेगा ये जीएसटी काउंसिल, क्या क्या रिकमेंड करेगा, व्हाट द काउंसिल इज गोइंग टू रिकमेंड, अंडरस्टैंड, क्या क्या बताएगा, क्या किस बारे में सजेशन देगा। सो द सजेशंस विल बी गिवन रिगार्डिंग द टैक्सेस, सेसेस, सरचार्जेस which are levied by the union or state governments and the other local bodies, बराबर, जो भी ये लोग चार्ज करेंगे उसके बारे में ये रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल, बराबर। जीएसटी काउंसिल बताएगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्टेड है, कौन से गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल उनको बताएगा, बराबर, समझ में आया। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी क्या मेंटेन करना है, सर्विस टैक्स लॉ क्या होगा, बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई, ओके, इन द केस ऑफ इंटरस्टेट और इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, जो भी प्रपोर्शमेंट रहेगा दैट विल ऑल्सो टेल बाय द जीएसटी काउंसिल, तो ये भी जीएसटी काउंसिल उनको बताएगा, बराबर। देन थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होना चाहिए, बराबर, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टैक्स कितना होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या होता है, एक लिमिट दी जाती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अप टू 40 lakhs या बियॉन्ड द 40 lakhs, ओके, 40 lakhs के ऊपर अगर इतना टर्नओवर है तो फिर ये पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, या फिर अप टू 20 लाख है तो इसको नहीं किया तो भी चलेगा, है ना। और अगर क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए 20 लाख का होना चाहिए या 10 लाख का होना चाहिए, इस तरह से एक लिमिट डिसाइड किया जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट इज यू कैन से थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब होता है सीमा रेखा, अंडरस्टैंड, क्या होता है सीमा रेखा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर लक्ष्मण रेखा होती है जिसके बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसा लिमिट ये काउंसिल डिसाइड करके देगा स्टेट और यूनियन को कि आपको इतना लिमिट लगाना है
टैक्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर। और थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप लगा भी रहे हो टर्नओवर पे, ठीक है, threshold limit which are charging on the particular turnover which is below under the exemption level of the particular goods and services, बराबर। हो सकता है कि अगर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है तो उसको क्या किया जाएगा, फिर एग्जेम्प्ट किया जाएगा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द टैक्स पर्पस, अंडरस्टैंड, रजिस्ट्रेशन पर्पस। तो ऐसे इस तरह से जो डिसीजन होगा ये काउंसिल उनको बताएगा, बराबर। और क्या बताएगा, तो रेट्स, जो भी क्या बोलते हैं उसको, रेट बैंड्स होते हैं ना, जो रेट का लेवल्स होता है, इंटरवल्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, सो दैट आर गोइंग टू बी टेल बाय द जीएसटी काउंसिल टू द स्टेट और यूनियन, ये बताने का काम करेगा, बराबर। और स्पेशल प्रोविजन जो करने का है, स्पेशल स्पेशल स्टेट्स आर देयर, अंडरस्टैंड, स्पेशल कैटेगरी जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी जिसे बोलते हैं, तो उसमें कुछ स्टेट्स लिए गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, आई थिंक ये ओल्ड बुक के हिसाब से है, नया बुक मिला क्या किसी को, लास्ट टाइम इसमें चेंज हुआ था एक। ओके, तो ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इनको बोला जाता है, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या प्रोविजन है ये भी जीएसटी काउंसिल आपको बताएगा, अंडरस्टैंड, गॉट इट। जो भी चेंज है आई विल टेल यू, डोंट वरी, जस्ट नाउ फॉर द टाइम बिंग यू गेट अंडरस्टैंड दैट विच काइंड ऑफ अ स्पेशल स्टेट कैटेगरीज आर देयर, अंडरस्टैंड, कौन से स्पेशल स्टेट कैटेगरीज है वो आपको सिर्फ यहाँ पे समझ के लेना है। कौन सा बोला मैंने, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, समझ में आ रहा है, इनके नाम आपने सुने होंगे, है कि नहीं, हमारे इंडिया में है ये स्टेट्स है या नहीं है, आर देयर और नॉट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस बिफोर, तुम लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, मिजोरम, मेघालय, क्या, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मणिपुर, और कौन सा है, आसाम, उत्तराखंड, ये, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स विच आर ट्रीटेड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इन लोगों को क्या माना जाता है फिर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना जाता है, गॉट इट, एनी डाउट अप टू दिस, जो चीजें बताई उसमें डाउट है किसी को, आई होप नो डाउट इज देयर टू एनीवन, डाउट है तो पूछ लो, सामने दिख रहे पॉइंट्स। काउंसिल में जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वन काइंड ऑफ अ कमिटी और अ काउंसिल इन विच द मेंबर शुड बी देयर, अंडरस्टैंड। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। चलो द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी नेक्स्ट पॉइंट रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल के बाद है इफेक्टिव डेट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, which kind of a petroleum products are there, high speed diesel, motor spirit, that is the commonly known as a petrol, petrol सबको पता है, motor spirit होता है वो, natural gas, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, लास्ट लेक्चर में फीचर्स में बताया था ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह, है कि नहीं। सो दिस जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू recommend the effective date for these kind of products, from where or from when the GST should be levied on these products. Okay, तो वो ये काउंसिल बताएगी, that's it. Then गाइडिंग द प्रिंसिपल्स फॉर जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, जो भी प्रिंसिपल्स है वो गाइड करेगा उनको, ठीक है, दैट प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल ओनली, कि कौन सा फंक्शन करना है उन लोगों को, ठीक है, स्टेट और यूनियन को, व्हाई, because there is a need to harmonize the structure of goods and services, got it, so for that purpose there should be a proper harmonized nomenclature system, पता है ना आपको, harmonized nomenclature structure होता है, anyone knows about that for the products,
एनीवन नोज? पता है कि नहीं? नहीं पता है तो नो लिखो, पता है तो यस लिखो। अच्छा, यस लिखा है किसी ने, पता है मतलब क्या होता है? हार्मोनाइज नोमेनक्लेचर जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है, दैट इज फॉर आइडेंटिटी। यस, वेरी गुड, इट इज अ वन काइंड ऑफ अ कोड। जैसे आईएसओ का कोड होता है ना, वैसे ही ये हार्मोनाइज नोमेनक्लेचर का एक कोड दिया जाता है फॉर द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। या उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनाइज स्ट्रक्चर होता है, और हार्मोनाइज नेशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रोडक्ट को जाना पहचाना जाता है वो कोड के हिसाब से। यस, दैट इज ओनली। So, like this, the guiding principles for GST Council. So that will be provided by the council itself only. मतलब ये जो चीजें हैं nomenclature का और harmonized structure का, that things are going to be keep in mind by the GST Council. Okay. Then next one, that is the quorum. What is quorum? You all of you know that quorum क्या होता है? Quorum. Anyone? We are talking about committee. कोरम मतलब होता है दैट इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ पर्सन, ओके, फ्रॉम विच यू आर मेकिंग असेंबली। आप क्या करते हो, एक तरह का एसोसिएशन बनाते हो, है ना, आप अपना ग्रुप बनाते हो। देखो आपने ग्रुप में 5-6 लोगों को ले लिया, मतलब क्या है, वो आपका ग्रुप का कोरम है। ओके, इफ यू आर हैविंग अ 6 or 8 members, 6 or 8 members, 6 or 8 members in your group, that means that is the sixth number is the quorum of your group. If seven members are in your group, that means seven is the quorum of your group. बराबर ना? So that is. So what is the quorum of the council? So quorum of the council is the one half. कितना? One half of the total number of members of the GST council. तो जो मेन कोरम होगा मीटिंग के लिए, ठीक है, तो मीटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के लिए? जीएसटी काउंसिल के जितने भी टोटल मेंबर्स है, उन टोटल मेंबर्स का 1/2 होना चाहिए, 1/2। समझ में आया? गॉट इट? 1.5 नहीं बोला मैंने, 1/2 होना चाहिए, मतलब हाफ। बराबर? समझ में आया? 1/2 बोला है, दोनों में फर्क है ना? If I am wrong, then clear me whether I am talking correct or not. Sometimes I am also having some what they are saying, messy English, tutti frutti. Yeah, tutti frutti English. So 1/2 I am saying that means half, है ना? Not 1.5. 1.5 मतलब डेढ़ हो जाता है, तो 1/2 मतलब हाफ। बराबर? 50 रुपए है तो 50 का हाफ मतलब 25। बराबर ना? तो अगर मेंबर्स जीएसटी काउंसिल के 10 मेंबर है, तो 10 में से 5 मेंबर्स मीटिंग के लिए होने चाहिए। दैट इज द कोरम ऑफ द जीएसटी काउंसिल। करेक्ट? यस। Okay, then next one, that is the procedures. Yes, of course, the GST Council has to determine the procedure for the performance of its function. एक determination होना चाहिए उनके procedure में, क्योंकि the council is going to give the suggestions, give the recommendations and functioning the GST properly. Whole GST is going to be properly functioning by the council, okay, for the state and union. Got it? The next one, that is the decision to be taken by the GST Council. कौन से ऐसे डिसीजन है जो कि जीएसटी काउंसिल ले सकती है, और कौन किसके बेस पे ले सकती है? बराबर? सो इफ द जीएसटी काउंसिल वांट टू टेक द डिसीजन, देन ऑब्वियसली वी आर डिसाइडिंग द कोरम। कोरम हमने डिसाइड किया है, तो फिर जो डिसीजन लिया जाता है, इन दैट डिसीजन ऑल्सो द काउंसिल शुड बी टेकन, काउंसिल शुड टेक अ मीटिंग, एंड by majority by majority of the 3/4 of the weighted votes of the members present and voting in accordance with the principles। जो भी principles है, उस principle के according 3/4, एटलीस्ट 3/4 weighted votes होना चाहिए। 3/4, बराबर? 3/4 उनका weightage होना चाहिए, majority होना चाहिए। बराबर? एंड दैट इज डिवाइडेड, 3/4 इज डिवाइडेड एज अ, मीन्स द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वोट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, देन शैल हैव द वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। Okay, 1/3 of the total votes. And in case of a state government taken together, then they have the weightage of 2/3 of the total votes. सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग हो रहा है तो कितना होना चाहिए? 1/3। स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 2/3। कितना?
2/3 याद रहेगा। और ओवरऑल वेटेज कितना होना चाहिए काउंसिल का? 3/4। गॉट इट? इस तरह से। अंडरस्टैंड? ओके। देन नेक्स्ट वन दैट इज द वैकेंसी। ओके, वैकेंसी एक्सेट्रा जो भी होता है, नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स है जीएसटी काउंसिल का, जो भी काम करती है, फंक्शनिंग करती है जीएसटी काउंसिल का, शैल बी इनवैलिड। क्या हो सकता है? इनवैलिड हो सकता है मियरली बाय द रीजंस, बिकॉज ऑफ द रीजंस। ओके, वैलिड नहीं हो सकता। मतलब इनवैलिडेट प्रोसीडिंग कब बोलेंगे हम लोग? जीएसटी काउंसिल ने वैलिड प्रोसीड नहीं किया हुआ है, वैलिड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ है, मतलब ये कब बोलेंगे हम लोग? जब वहां पे उनके काउंसिल में कोई वैकेंसी होगा तो, कोई डिफेक्ट होगा तो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, या उनके काउंसिल में जितने मेंबर्स होने चाहिए उतने नहीं है, वहां पे वैकेंसी है तो, बराबर। किसी पर्सन को एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल अपॉइंट करते समय उन्होंने कोई गड़बड़ की, कोई डिफेक्ट हुआ तो, बस बराबर। समझ में आया? कोई इरेगुलरिटी दिखाई उन्होंने, प्रोसीजर फॉलो करनी है टाइम टू टाइम। यस, लास्ट लेक्चर में मैंने फीचर्स में बताया था ना, टाइम टू टाइम होना चाहिए उनका रजिस्ट्रेशन, ये वो सब। तो टाइम टू टाइम ये जो काम होता है जीएसटी का, तो वो टाइम टू टाइम अगर उन्होंने मतलब नहीं किया, रेगुलर वे में नहीं किया, इरेगुलरिटी दिखाए, तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया? देन लास्ट वन दैट इज सेटलमेंट ऑफ disputes. Yes, of course, if the council is there, then it is the duty of the council to establish a mechanism, one kind of a mechanism they have to establish to adjust or to solve the problem of disputes. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, वेयर वन और मोर स्टेट्स आर इंक्लूडेड। एक जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी जगह क्या है? वन और मोर स्टेट्स है, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट एक है क्या? बहुत सारे स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स है। यहाँ पे एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस दे शुड मेक अ mechanism for solving the disputes among these states and government of India. Okay, I hope all of you understand all the points कि जीएसटी काउंसिल में क्या क्या होता है। एंड देयर आर मेनी अदर डिसीजंस जो भी जीएसटी से रिलेटेड रहेगा, जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड रहेगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पेनल्टी चार्ज करना है, या डिले ऑफ पेमेंट हो गया, या रिफंड हो गया, रिफंड करना है उसमें डिले हो गया, उसका रिकमेंडेशन जो करना है, बराबर। ये सारी चीजें, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना है जो बताया मैंने आप लोगों को, वो भी एक जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है। अंडरस्टैंड? Now I hope all of you understand. No doubt in any point. Constitution of the GST Council मतलब Constitution उन्होंने क्या करना चाहिए? सेटअप करना चाहिए विद इन द 60 days। मेंबर्स कौन कौन मेंबर्स होने चाहिए? चेयरपर्सन होना चाहिए। As a Union Finance Minister will be the chairperson. Union Minister of the State in charge of Revenue and Finance will be the member. Okay? डोंट वरी, मैं अभी बता रही हूँ आपको, बुक में एज इट इज आपको दिया हुआ है, नो वरीज अबाउट दैट। ओके, आपको रीड करके आपको प्रॉपरली आ जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से पॉइंट आप जीएसटी काउंसिल में पढ़े हैं, बराबर। क्या क्या होता है जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, बराबर। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, कोरम कितना होना चाहिए, डिसीजन कितने वोटिंग पे ले सकते हैं, और कौन सी डिसीजन काउंसिल ले सकती है, दैट यू शुड नो ओनली। गॉट इट? No doubt? If no doubts are there, then we can move ahead. Any doubt or no? Yes or no? डाउट है या नहीं है? फटाफट रिप्लाई करो। चलो, जाग रहे हो सब लोग? सोच रहे हो कि नहीं क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या पढ़ रहे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। नो डाउट, नो डाउट। ओके, यस, सो यू आर लिसनिंग। या, नींद नहीं आ रही है ना? नींद आ रही है किसी को? किसी को नींद आ रही है तो तालियां बजाओ, 1 2 3। नींद उड़ जाएगी। सो के लेक्चर सुन रहे हो तो उठ के बैठ जाओ, चेयर लो, अच्छे से चेयर में बैठो, नहीं तो दीवार में चिपक के अच्छे से नीचे बैठो। या,
Then next one, that is the GSTN. GSTN. It is also the GSTN मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है ये. यस, वेरी गुड. सो नहीं रहे हो तो देन अच्छी बात है. इसका मतलब दिमाग में जा रहा है ना, सबके भेजे में घुस रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ. वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड. ओके. सो अभी हमने काउंसिल का बात किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग की बात करें हम लोग. नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग बताओ. व्हाट इज नेटवर्किंग? ऑल ऑफ यू नो. अगर नेटवर्क शब्द का अर्थ आपको पता है तो फिर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ. कौन सा शॉर्ट नोट कैसे. ओके. बताओ नेटवर्क क्या होता है मतलब. इंटरनेट. यस, कनेक्टिंग. इंटरनेट नहीं बेटा, कनेक्शन. कनेक्शन इज द नेटवर्क. इंटरनेट इज देयर, but that internet you are getting because of the connection. Understand? So here we are talking about the networking. That means यू आर हैविंग अ नेटवर्क सिस्टम. मतलब अभी देखो, आप जेवीएम के बच्चे हो, बराबर. तो जेवीएम के स्टूडेंट हो. इन एसडीवी ऑल्सो यू आर हैविंग अ फ्रेंड. इन दत्ता मेघे कॉलेज इज ऑल्सो हैविंग अ फ्रेंड. है ना, आपके एक दो फ्रेंड वो कॉलेज में, एक दो फ्रेंड एसडीवी कॉलेज में, एक दो फ्रेंड थाना कॉलेज में है. दैट मीन्स दैट इज अ नेटवर्किंग ऑफ योर्स. है ना. आपको अगर पूछा जाए कि आपका नेटवर्क कहाँ तक है बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मेरा नेटवर्क तो एलोली में भी है, थाना में भी है, मुमरा में भी है कि नहीं, मुलुंड में भी है. क्यों? क्योंकि आपके इन पर्टिकुलर प्लेसेस के कॉलेजेस में आपके फ्रेंड्स हैं. अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ किस नेटवर्क की बात कर रही हूँ मैं. यस. अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो क्या नेटवर्क होता है. ओके. सो दिस इज द नेटवर्क विच इज सेटिंग अप बाय द गवर्नमेंट. ये कौन सेट करता है? गवर्नमेंट एज अ प्राइवेट कंपनी. क्या करता है? गवर्नमेंट सेट करता है एज अ प्राइवेट कंपनी. ओके. दैट इज विद द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. मतलब पहले वाला जो सेक्शन था, पुराना सेक्शन. देखो 1956 की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत पुराना है, क्योंकि अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द पुराना एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेक्शन 25, द गवर्नमेंट एंड एज अ प्राइवेट कंपनी दे आर मेकिंग अ नेटवर्किंग. वो क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे. Understand? And this GST network, okay, provide the three front end services. क्या provide करती है? Three front end services provide करती है to the taxpayers: registration, payment and return. इस तरह के थ्री फ्रंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेन सर्विसेज विच आर नीडेड बाय द टैक्स पेयर. कौन सी सर्विसेज? थ्री सर्विसेज है. कौन सी? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न. ये सर्विसेज के लिए ये नेटवर्क होना बहुत जरूरी है. अगर ये नेटवर्क नहीं है, देन आपका जीएसटी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं होगा. सो फॉर दैट purpose, this network is set up by the government as a private company. Understand? And besides also providing these three services, other services are also provided to the taxpayers. मतलब जैसे कि होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज होती है. अगर वो भी सर्विसेज उनको चाहिए तो वो भी यहाँ पे वो क्या कर किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है. एंड फॉर दिस पर्पस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ बैक एंड आईटी मॉड्यूल्स बनाया गया. क्या बनाया गया ये नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए? बैक एंड आईटी मॉड्यूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के मॉड्यूल्स बनाए गए फॉर द 27 स्टेट्स. 27 स्टेट्स के लिए बनाया गया है. 27 स्टेट्स के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है. और उन्होंने वो ऑप्ट भी किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है. अंडरस्टैंड? गॉट इट? So this GSTN has selected more than 31. कितने? More than 31 information technology enabled services and financial technology companies which are called as a GST सुविधा providers. क्या बोला जाता है उनको? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स करके बोला जाता है. देखो सामने लिखा हुआ है, मैंने दिखाई दे रहा है. जीएसटी प्रोवाइड, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, जीएसपी बोला जाता है. बराबर. जो कि ऐसे प्रोवाइडर से, दैट प्रोवाइडर्स विच आर डेवलपिंग द एप्लीकेशंस विच आर यूजफुल फॉर द टैक्स पेयर्स.
है ना। ऐसे ये जो प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, देखो तो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, तो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें? सो दीज सर्विस प्रोवाइडर्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ व्हाट, ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेशंस, जो आईटी के एप्लीकेशंस होते हैं जो कि टैक्स पेयर्स को यूजफुल होते हैं, है ना, वो बनाते हैं, जो कि टैक्स पेयर्स को जीएसटीएन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। मिडल पर्सन यू कैन से बिटवीन द जीएसटी एंड टैक्स पेयर। जीएसटीएन एंड टैक्स पेयर के बीच में जो गैप है, वो गैप कौन फुलफिल करता है? दिस जीएसपी, दिस इज द ब्रिज यू कैन से। अंडरस्टैंड? समझा? गॉट इट? एनी डाउट इन दिस? This means basically this GSTN provides you the facilities like registration, then forwarding the returns to the central or state government authorities. बराबर? अभी कैसे है? जैसे कि क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर देखो, B2B, 2G, ये स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? कॉमर्स में पढ़ा है आपने, B2B, B2G, B2C, है ना। बी मतलब बिजनेस, ये दूसरा बी मतलब बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बराबर। बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, और ये बिजनेस होने के बाद ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। तो ये बीच वाला बी जो है, ये बिजनेस वाला, तो ये सप्लायर्स है ना, बराबर। ये सप्लायर्स है जो कि माल परचेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं वगैरह, जीएसटी चार्ज हो रहा है। सो दे आर कनेक्टिंग विद दिस बी, एंड दिस बी इज अ जीएसटीएन। दिस बी क्या है? जीएसटीएन नेटवर्किंग है, जो कि ये जीएसपी प्रोवाइडर्स है। कौन है? प्रोवाइडर्स। एंड थ्रू दैट इट इज ट्रांसफर, गेट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सेटअप किया हुआ है ना, तो स्टार्ट एंड में किसके पास पैसा जाएगा टैक्स का? गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, B2B2G। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? B2B2G मतलब ये बी वाले बिजनेस सप्लायर्स, और ये बीच वाला बी जो रहेगा, ये सुविधा प्रोवाइडर्स रहेंगे, एंड दैट सुविधा प्रोवाइडर्स आर कनेक्टेड टू द जी। समझा? These are the taxpayers, these are the GSPs, and this is government. इस तरह से ये नेटवर्किंग होता है। So this government has set up this middle person as a networking. तो गवर्नमेंट ने इनके साथ नेटवर्किंग कर लिया है, आईटी एनेबल्ड सर्विस वालों के साथ, जिसको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बोला गया है। 31 मोर कंपनीज देखो आईटी को क्या कर दिया? एनेबल्ड कर दिया, है ना। Then that got connected. Yes. Okay. Then last one, that is the structure of the GSTN. देखो कैसा है, पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। This is the function of GST network. तो GST नेटवर्क का फंक्शन क्या होता है? कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, आपका रिटर्न्स फाइल करवाना, देन एमआईएस इंफॉर्मेशन, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना है, ओके, थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, बराबर। that reports provided to the government, ये काम GSTN का है। So the report is going to be provided by the GST सुविधा providers to the government, बराबर, जो कि अभी मैंने बात की आपसे। देन अकाउंटिंग करना, फंड ट्रांसफर करना इन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये काम ये नेटवर्किंग का करेगा। देन मैचिंग द टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद द अथोराइज बैंक, जो भी अथोराइज बैंक रहेगी उसके में जो भी टैक्स पेमेंट जमा होगा उसका मैचिंग देखना, बराबर, कितना आना चाहिए था और कितना आया है, बराबर ना, कि कौन से लोगों ने कितना भरा हुआ है, एक्चुअली कितना भरना चाहिए था, ज्यादा भरा है कि कम भरा है, बराबर ना, तो वो मैच करना। देन रनिंग द मैचिंग इंजिन फॉर मैचिंग रिवर्सल, देखो रिवर्सल, मैंने जैसे कि बोला ज्यादा भरा है तो फिर उसको रिवर्स हो जाएगा, बराबर ना। अंडरस्टैंड? अगर परचेस ऑफ इनपुट पे टैक्स पे किया हुआ है तो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ सेल ही विल गेट अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज थ्रू द जीएसटीएन नेटवर्क। ओके, जो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस जीएसटीएन नेटवर्क इज इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिकली, हम लोग बात कर रहे हैं, आईटी रिलेटेड बात कर रहे हैं। देन ऑब्वियसली दिस सिस्टम, ये जो अभी मैंने सिस्टम बताया मैचिंग करने का और रनिंग करने का इनपुट टैक्स, दिस वी विल लर्न इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट्स। इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द जीएसटीएन। I hope all of you understand and no doubt in this.
एक बार पढ़ो कौन से फंक्शन है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है क्या? अभी लाइटिंग कम था, मैं कम रखती हूँ, आंखों पे आता है ना पूरा लाइटिंग तो। ओके, नाउ रीड दिस, आई विल सेंड यू द फोटो, नो इश्यूज इन दैट। ओके, मैंने क्लासरूम का ग्रुप बनाया है, मैं लिंक भेजती हूँ सबको, नया लिंक है, सबको ज्वाइन करना है, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएगा, फोटोज मिल जाएंगे सब। पूरा पीपीटी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं फोटोज भेजूंगी। ओके, so from that also you can read. Any doubt? I hope all of you understand. Okay, and from this chapter the one concept is remain, last one, that is I hope that you already understand in the breach course when I taught you that, just a second, reverse charge mechanism. Anyone remember reverse charge mechanism, what I told you in that? Reverse charge mechanism, short note, or you can say definition. Yes, anyone who remember, then you can unmute yourself and tell me. Very short explanation is there for this concept. See, in a GST, even though you have a theory, then there is no scope to write blah blah things. आप जीएसटी, आप टैक्स सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसमें आप 3 लाइन भी लिखोगे ना तो आपको 7 में से 7 मार्क मिलता है, ऐसा जीएसटी सब्जेक्ट है। कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे ब्ला ब्ला थिंग्स लिखने का और मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में अगर आपको 7 मार्क का क्वेश्चन है और आपने 5 पॉइंट पूछे हुए हैं और सिर्फ पॉइंट लिखे विदाउट एक्सप्लेनेशन, देन ऑल्सो यू विल रिसीव 7 आउट ऑफ 7। ऐसा टैक्स सब्जेक्ट होता है। ओके, नाउ टेल मी, हु रिमेम्बर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, किसको याद है? किसी को याद नहीं है तो फटाफट नो बोलो, नो 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 करके फटाफट बोलो तो मैं बताती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर याद है तो बता दो, नहीं है तो नो नो लिखो फटाफट। मैम मुझे याद है। हाँ बोलो ना फिर। मैम इसमें क्या होता है, जैसे हम बायर और सेलर दो रहते हैं और गवर्नमेंट रहती है, 3 लोग रहते हैं और बायर सेलर को पैसे देता है, टैक्स पे करता है और सेलर क्या करता है उसको करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या रहता है, सेलर ही जो बायर रहता है वो डायरेक्ट ही गवर्नमेंट को पे कर देता है जीएसटी। ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज रिवर्स। जो नॉर्मल चार्ज है उसको क्या नाम है आपका? हाँ, प्राची। प्राची दुबे। यस मैम। बेटा आप इतना होशियार हो, अभी किसी को याद नहीं था 32 लोगों में, आपको याद है तो थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दो ज्यादा, ठीक है? थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। सुना सब लोगों ने? एक ही जन को याद है सिर्फ मैंने जो बताया था, बाकी लोग क्या कर रहे थे? रिवर्स चार्ज, रिवर्स से देखो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स में क्या होता है? नॉर्मली जो पहला हमारा जो टैक्स होता है वो हम लोग जो पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करता है, कौन? कस्टमर, बराबर। इफ द कस्टमर इज परचेसिंग अ प्रोडक्ट, सो यू वी कैन से कस्टमर की जगह हम लोग रिसीवर बोल सकते हैं, यहाँ पे रिसीवर लिखो तो डाउट क्रिएट नहीं होगा। ओके, रिसीवर इज मेकिंग अ पेमेंट, क्या करता है? मेकिंग अ पेमेंट टू whom? टू द सप्लायर, बराबर। पूरे प्रोडक्ट का पैसा सप्लायर को दे देते हैं हम लोग, देते हैं कि नहीं? बराबर। और फिर बाद में सप्लायर जो होता है, ठीक है, सप्लायर जो होता है, दैट सप्लायर इज मेकिंग अ पेमेंट टू गवर्नमेंट। किसको पेमेंट करता है? गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। ये तो सबको पता है कि नहीं? यस, यस और नो? ये सिस्टम सबको पता है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम सप्लायर को करते हैं पेमेंट, और फिर सप्लायर क्या करता है? गवर्नमेंट को पे करता है ना उसके थ्रू टैक्स, बराबर। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मेकिंग इसमें क्या होता है कि रिसीवर मेकिंग अ पेमेंट टू द सप्लायर ओनली फॉर गुड्स विदाउट टैक्स अमाउंट,
ओके, विदाउट टैक्स अमाउंट, एंड टैक्स अमाउंट is making to government or paid to government. अंडरस्टैंड? समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? रिसीवर मेकिंग अ पेमेंट टू द सप्लायर फॉर ओनली गुड्स, जो गुड्स का अमाउंट है, विदाउट टैक्स अमाउंट। तो इसका मतलब टैक्स अमाउंट बच गया ना, तो टैक्स अमाउंट किसको पे करेगा? वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बट हु इज पेइंग हियर? टू टैक्स इज पेइंग हियर बाय रिसीवर। यहाँ पे कौन पे कर रहा है? रिसीवर पे कर रहा है। सो दैट इज द रिवर्स हो गया ना। और यहाँ पे कौन टैक्स पे कर रहा था? यहाँ पे अगर बात करते हैं तो टैक्स इज पेइंग बाय सप्लायर। समझा? तो ये होता है रिवर्स चार्ज। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? नॉर्मल सिचुएशन में रिसीवर इज पेइंग द गुड अमाउंट प्लस टैक्स टू द सप्लायर, एंड सप्लायर इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। बराबर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसीवर इज पेइंग द ओनली गुड्स अमाउंट टू द सप्लायर, एंड रिसीवर इज ओनली पेइंग द टैक्स अमाउंट टू द गवर्नमेंट। समझा? तो रिसीवर जो यहाँ पे मैंने रिसीवर की बात की है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ कस्टमर लाइक अस। We are not paying, we are not connected with the government, so we are talking about the reverse charge mechanism in case of the supplier only. One supplier is purchasing the goods from the other supplier, understand? So he can pay because he is registered. We are not registered under the GST, understand? समझ में आया? सो रिसीवर यहाँ पे कौन है फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? सप्लायर ओनली। वन सप्लायर इज परचेसिंग फ्रॉम द अनदर सप्लायर, okay, and that supplier is paying the goods amount to only supplier, and the tax amount is going to be paid to the government account, okay, उसके जीएसटी अकाउंट में वो खुद डाल देगा। हम लोग डाल सकते क्या? सोचो ना, तुम लोग खुद ही सोचो। अगर मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलूं भी आपको करने के लिए, तो आप कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, कर सकते हो क्या? आपने काजू परचेस किया, ठीक है, 28% उसके ऊपर जीएसटी लगाया हुआ है। 100 रुपए के परचेस किए, उसके ऊपर 28 रुपए आपको जीएसटी लग गया। 28 रुपए छोड़ के अगर आप कितने रुपए दे रहे हो? 28 रुपए मतलब कितने रह गए? वॉट एवर अमाउंट, 88, 87, 78, ओके। तो 78, 78 नहीं, 72 रुपीज अगर पकड़ लेते हो, तो वो 72 रुपीज आप दुकानदार को पे करोगे, और बाकी के जो 28 रुपए है वो आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, एज अ कस्टमर कर सकते हो? हाँ या ना? कर सकते हो क्या? नहीं ना? इसका मतलब ये कंसेप्ट हमारे लिए है क्या, कस्टमर के लिए? नहीं। बट यू आर द सप्लायर। अगर आप सप्लायर हो, बराबर, आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो? काजू का बिजनेस कर रहे हो, और आपने काजू परचेस किए, तो वो दुकानदार को अगर आपने बाकी बचे हुए अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो आपने दे दिया, तो टैक्स जो है वो आप दे सकते हो ना गवर्नमेंट को, क्योंकि आप सप्लायर हो, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। तो आप वो सामने वाले सप्लायर को बोलोगे, भाई देख, टैक्स मैं अपने अकाउंट से पे कर दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। समझ में आया? दैट यू कैन से, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा एज अ सप्लायर। वो सप्लायर का उनका रहता है, ठीक है, सिस्टम, प्रोसेस रहता है इस तरह से। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? भूलोगे नहीं अभी, सब लोगों को याद रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? फिर से बीच में कभी भी पूछूंगी मैं, आगे चल के आएगा ये, ठीक है। अभी एक चीज, ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर, इसमें एक चीज रह गई है, दैट इज द डेफिनेशंस ओनली। सो दैट डेफिनेशंस यू हैव टू रीड ओनली। डेफिनेशंस आपको पता है कि क्या होता है डेफिनेशन? जो डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा वो मैं समझाऊंगी, बाकी डेफिनेशंस आपको पढ़ना है। ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस का हमने 12th से पढ़ाई किया हुआ है, बिजनेस का डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है। इंडिया का डेफिनेशन क्या है? ओके। पर्सन का डेफिनेशन आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। रिसिपिएंट आपको पता होना चाहिए, रिसिपिएंट कौन है, ठीक है। और रिवर्स चार्ज का मैंने बता दिया। सर्विसेज का, सप्लायर का, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, दैट यू हैव टू रीड, ठीक है। उसमें सेक्शंस दिए हुए हैं, तो मैं उसका भी फोटो भेज दूंगी, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन अ नोटबुक, ओके। दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट होगा वो, मैं आपको भेज दूंगी फोटो, वो असाइनमेंट करके आपको लिख के अच्छे से भेजना है मुझे, ओके।
All of you agreed? Yes or no? Yes, okay, very good. Chalo, फिर for the day we will stop here and we will meet in the next lecture. Thank you so much.